लॉकअप का खुमार अभी भी लोगों के सर पर छाया हुआ है, और इस समय जो मेरे साथ पर्सनालिटी है, उनकी आवाज ही उनकी पहचान के लिए काफी है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहूंगी कि दर्शक आपकी आवाज सुने और गेस करे कि आप कौन है। जी, पहचानने की कोशिश कीजिए मैं कौन बोल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पहचान लेंगे। लॉकअप के दर्शक तो पहचान ही गए होंगे कि इस समय हमारे साथ जो है एक गार्ड है G5, जिनका नाम है नरेश चौधरी पूनिया। कैसे है नरेश जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं हिना जी? एकदम ठीक, एकदम ठीक नरेश जी। थैंक यू, आपने समय निकाला 70 दिन जेल में रहने के बाद, क्योंकि डे नाइट स्केड्यूल रहा होगा आपका भी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 शिफ्ट हुआ करती थी, मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट। हम्म। तो अभी जो है बाहर आने के बाद उससे बाहर निकल पाए हैं, या अभी भी चलता है कि सामने कुछ हो रहा है, अभी मुझे प्रॉम्प्ट किया जाएगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्योंकि प्रोफेशनली एक्टर हूँ तो जब करेक्टर की डिमांड होती है हम तभी करेक्टर के अंदर जाते हैं। जब आउट हो जाती है तो फिर आउट ही। हम्म। तो आप G5 बनकर गए थे, हाँ जी, मैं लॉकअप के अंदर G5 बनकर गया था, वन ऑफ द 8 गार्ड्स। और उसके बाद आप शूटर बन गए थे, अगर मैं गलत नहीं तो। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। उसके बाद एक्चुअली मैं इससे पहले 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसमें भी मैंने यही बताया था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। सो द मेकर्स ऑफ द शो, ये जो है ये दे वर लुकिंग फॉर अ वॉइस। तो शुरू में जो था वो बिग बॉस की तरह ऊपर से आवाज आती थी और उसी के साथ गार्ड को एक्शन करके उनको इशारे से बोलना पड़ता था, जो कि जम नहीं रहा था। बिल्कुल, वो मैंने स्टार्टिंग में जब फीड देखी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इको इतना होता था, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती थी। तो वो बहुत अच्छा तो किया कि शुरुआत में उस मिस्टेक को ठीक कर लिया। हाँ जी, तो फिर वो लोग भी इस चीज से इतने खुश नहीं थे क्योंकि जिस तरह से सोचा था उस तरह से जा नहीं रही थी चीजें। फिर किसी ने शायद उनको बताया था कि भाई आपकी जो गार्ड टीम है उसमें एक एक्टर है नरेश चौधरी पुनिया, एक बार उनकी आवाज देखिए, उनकी आवाज काफी अच्छी है। तो फिर मुझे प्रोजेक्ट के जो उस लॉकअप प्रोजेक्ट के हेड थे सागर जी, और जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे रेहान जी, उन दोनों ने अपने ऑफिस में बुलाया था और वहां पर मुझसे बोला था कि भाई कुछ बोल के दिखाओ। तो मैंने एक शेर पढ़ा था, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई डन डन यही आवाज चाहिए। आपका तो उसके शेर काम बाद आ गया, उस आवाज में कहा हुआ शेर काम आ गया। हाँ जी बिल्कुल। नरेश जी, अगर मैं बिग बॉस की बात करूं, हालांकि जब शुरू हुआ तभी कंपैरिजन हो रहे थे, तो बिग बॉस की भी एक आवाज जो है उसकी आइडेंटिटी बन गई है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वाकई में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और आपने बिग बॉस का जिक्र कर ही दिया है तो मैं बता दूं कि जो बिग बॉस में जो आवाज देते हैं, माशाल्लाह क्या फन पाया है उन्होंने, क्या आवाज पाई है उन्होंने। भगवान उनको खूब तरक्की दे। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी पता होगा कितनी बड़ी होती है। और वो उसमें एक फर्क है, बिग बॉस में शायद क्योंकि सिर्फ आवाज आती थी तो वो सामने बैठकर बोल लिया करते थे, मुझे सामने जाकर करना पड़ता था, ये थोड़ा डिफरेंट था। यस। और उनको थोड़ा कम ना करते हुए फिर भी मैं अपनी तरफ से एक चीज कहूंगा कि हल्का सा शायद मेरे लिए टफ ज्यादा था, क्योंकि मुझे बाकायदा एक्शन परफॉर्म करके भी वहां पे करना पड़ता। और आपको उसी समय प्रॉम्प्ट किया जाता होगा, आपको उसी समय उसको एट द मोमेंट इम्प्रोवाइज भी मुझको करना पड़ता होगा कई बार तो। एट द मोमेंट मुझे प्रॉम्प्ट किया जाता था। और मैं एक चीज बताऊं कि जो क्यूज दिए जाते थे वो मोस्टली जो एक एक्सेंट होता है उस तरह की हिंदी हुआ करती थी। तो जिसमें कि मुझको वो आगे जो बोलना पड़ता था उसके लिए मुझे काफी एकदम से एट द स्पॉन्टेनियस मोमेंट जो होता था, मुझे अपनी तरफ से उस लाइन को बनाकर शुद्ध हिंदी में आगे बोलना पड़ता था, तो वो चीज एकदम से करनी ही पड़ती थी। समझ गई मैं, यानी कि आपका शब्दकोश भी उतना अच्छा होना चाहिए, भाषा पे पकड़ भी, और बिल्कुल सही, आपका सावधान शब्दकोश और एकदम। भाषा पे पकड़, हम्म। एकदम सावधान, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत जरूरी है। कभी ऐसा हुआ कि प्रॉम्प्ट किए बिना ही आपको लगा हो कि मुझे अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देनी ही पड़ेगी, मैं वेट नहीं कर सकता? हुआ था, कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ था और वो मैंने किया भी। अरे वाह। हाँ। तो शुरुआत में तो जब तक उनको मुझ पर भरोसा नहीं था डायरेक्टर को कि
और क्रिएटिव टीम को कि ऐसा कुछ है, तो मुझे बोला करते थे नरेश जब तक हम ना कहें तब तक कुछ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उनका भरोसा बन गया कि हाँ ये जो लड़का है ये अच्छा करता है और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ बोले कि कुछ गलत होगा, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इतना सा फ्रीडम दिया था। और उसके बाद मैं जब लगता था कि बहुत ज्यादा हो रहा है और उस तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से बोल दिया करता। ओके, तो नरेश जी इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आवाज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, गेम में पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट, मतलब जब आप हाँ जी सेट पे बिल्कुल। नहीं भी है तो भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया ना आपके लिए, तो फिर हाँ जी कि आपको पता रहना चाहिए कि मैं नहीं भी हूँ उस समय भी क्या हो रहा है वहां पर, ताकि जब आप बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन दे बात। तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब शो ने आपका डे नाइट लिया, और कहा जाए तो मेहनत सफल रही। देखिए, मेहनत जिस तरह से अभी लोग रिस्पांस दे रहे हैं, फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। आपसे पहले 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैंने। सेकंड इंटरव्यू में मैंने कहा था कि दिस इज द सेकंड इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। ओके, एंड आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी जिंदगी का तीसरा इंटरव्यू है हिना जी। तो भाई बहुत होंगे अभी तो। बस आपके शब्द काम आए, आपके शब्द कबूल हो जाएं। तो ये तीसरा इंटरव्यू है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, एक जो एस्पायरिंग एक्टर होता है उसके लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। बिल्कुल। तो नरेश जी मैं जानना चाहूंगी, जब आप घर के अंदर थे, कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीजों से आपकी ओपिनियन मैच नहीं करती होगी, एज अ पर्सन हर किसी की अपनी ओपिनियन रहती है ना। बिल्कुल सही। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कई बार हुआ होगा कि आपको कहा कुछ गया होगा लेकिन आपका मन कहता होगा कि नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर ये सही है, ये गलत हो रहा है। हाँ होता था, लेकिन फिर यही है कि भाई जो मेकर्स थे दे नो बेटर। तो फिर मैं शांत रहता था। मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है और किस तरह से चीज जानी चाहिए, तो मैं खामोश रहता था। हम्म। जैसे कभी। कि हाँ, इस तरह से तो नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी तो कुछ नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा। एक दिन एक रस्सियां बनाने वाला टास्क हुआ था। अच्छा, श्रम, तो शारीरिक उसमें श्रम। जो, हाँ जी, शारीरिक श्रम। तो उसमें क्या था कि उनको साड़ी के 2 टुकड़े करके एक रस्सी बनानी थी। हम्म। और उसका एक एग्जाम्पल उनके सामने रखा भी गया था एक मॉडल के, भाई इस तरह से बनानी। लेकिन न जाने वो लोग क्या देखते थे, क्या होता था। उसमें सिंपल था कि 2 टुकड़े आपस में जोड़ के एक रस्सी बनानी है। उन्होंने 2 टुकड़े आपस में जोड़े, उसकी उसकी रस्सी बनाई। फिर एक टुकड़ा और जोड़ा, उसकी रस्सी बनाई। तो मैं वहां पे खड़ा होकर यही सोच रहा था। मैंने कहा अरे यार, एक बार बन गई वही है, उतना ही है, देखो आके ध्यान से। तो ऐसा हाँ। था। ओके, तो नरेश जी कभी ऐसा हुआ कि शो देखते देखते क्या होता है, जैसे हम भी बतौर ऑडियंस किसी ना किसी से अटैच हो ही जाते हाँ जी। हैं, आपकी अटैचमेंट किससे सबसे ज्यादा हुई? क्योंकि आप तो अंदर सब देख रहे थे, देखिए, लगता था कि शो खत्म हो मैं सबसे पहले जाके उसके गले मिलूंगा और बात करूंगा। सच बताऊंगा, अटैचमेंट मेरी 3 लोगों से थी। सबसे ज्यादा करणवीर, ओके। क्योंकि वो एक्टर हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत सारी चीजें कही थी कि नरेश तुमसे मिलना है, और बहुत अच्छा है, तारीफें भी की थी। तो जायज सी बात है, इंसान हूँ, ह्यूमन नेचर है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरे वो पर्सनल फेवरेट हो गए। ओके। फिर है मुनव्वर जी, मुनव्वर भाई। उन्होंने भी कई बार कहा था कि भाई आपसे मिलना है, ये और वो सारी चीजें। और ऊपर से मुनव्वर तो बातूनी इंसान है ही, हर कोई जानता है, और वो बातों का ही खाते हैं। उसने आपको तो हंसा भी वो दिया भी था, हंसते 2 बार, 2 बार। तो उनसे भी वो भी फेवरेट हो गए थे मेरे, और उनसे भी मिलने की मेरी अलग से इच्छा थी। तीसरे थे शिवम, जिनको मैं दिल का बड़ा साफ मानता था। तो हम्म। मुझे लगता था कि इस लड़के से भी मिलना चाहिए, ये दिल का बड़ा साफ है, ऐसे लोग दोस्ती के लायक होते। तो ये 3 थे, जिसमें से कि मुझसे करणवीर भाई बहुत अच्छे से मिलकर गए। हम्म। और मुनव्वर भाई भी मिले, लेकिन वो थोड़े भाग दौड़ में थे, क्योंकि विनर थे तो उनको मीडिया खींच के ले जा रहा था, तो उनसे इतनी अच्छी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि वो गले लगे सारी चीजें और बोले कि मिलते हैं मिलते हैं, तो वो निकल गए। करणवीर भाई से बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। हम्म। और शिवम से नहीं हो पाई मुलाकात, शिवम भी जल्दबाजी में ही निकल गए।
है। ऐसा हुआ। तो नरेश जी, आपने जानबूझ के लड़कियों का नाम नहीं लिया या किसी लड़की से अटैचमेंट? आसमा तो आके फड़फड़ा के आपसे कितनी बातें करती थी। हाँ जी, हाँ जी, आज़मा बहुत बातें करती थी और ऐसे आँखें फड़फड़ा के बहुत सारी बातें बोला करती थी। लेकिन ये जानबूझ के नहीं है एक्चुअली। देखिए जो अटैचमेंट था नहीं नहीं, मेरा मैं मजाक कर रही हूँ। सीरियसली करणवीर भाई से था। हाँ। और मुनव्वर भाई जिस तरह से आए थे, जिस तरह से उन्होंने सबका दिल जीता था, मुझे वो बहुत पसंद आए थे। हम्म। और अब एक चीज़ और मैं बता दूँगा एक्चुअली मैंने इससे पहले जो 2 इंटरव्यू दिए थे उसमें लोग कुछ सोच रहे हैं कि उस इंटरव्यू में कुछ बोला, इस इंटरव्यू में कुछ बोला, तो मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई देखिए 3 मेरी नज़र में विनर की रेस में थे, ओके। मुनव्वर, पायल, शिवम। 3 मेरे फेवरेट थे। अब वो विनर की रेस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो करणवीर सबसे फेवरेट थे, मुनव्वर और शिवम। ओ। तो आप लोग ऑडियंस जो भी देखेंगी प्लीज क्लियर हो जाइए कि विनर की रेस वाले अलग हैं और फेवरेट जो है वो अलग है। वो मेरा पर्सनल थॉट है। समझ गई। तो मैं उसमें भी मेरे वही जानना चाह रही थी आपसे कि अटैचमेंट हाँ एक जी, अलग चीज होती है, गेम देख के विनर करना विनर अलग। की रेस एक अलग चीज हो जाती है। यस। पायल को आप विनर की हाँ रेस में जी, देखते थे? हाँ जी, पायल को मैं विनर की रेस में देखा करता था क्योंकि पायल के अंदर एक खूबी थी कि वो चाहे सही थी गलत थी, वो जो कुछ भी थी। अब कुछ लोग कहते थे कि वो गलत बोलती थी, सही बोलती थी। देखिए वो गलत बोलती थी, सही बोलती थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि शायद हम्म। वो उसी सही और गलत बोलने की वजह से ही शो में आई थी। अगर वो सब कुछ सही सही बोलती या गलत गलत ही बोलती तो शायद आती भी नहीं। तो वो हम्म। सही गलत बोल कर ही शो में आई थी और सारे के सबको पता है जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में उलझे हुए थे। तो अब कंट्रोवर्सी वालों को आप कहीं वो ये बोलती थी ये नहीं बोलती थी, तो वो तो सीधी सी बात है कि आपकी अपनी थॉट है। वो तो इसी वजह से आई है क्योंकि वो इस तरह से बोला करती थी, लेकिन वो अपनी चीज पे अटकी हुई रहती थी, हिलती वो नहीं थी। तो वर्सेस इसलिए पूरा मैंने घर हो सोचा जाता था था। हाँ वो पायल वर्सेस पूरा घर हो जाता था, लेकिन वो बंदी हिलती नहीं थी। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि मुनव्वर की ऐसी क्या बात थी जो पायल पर भारी पड़ी एज अ विनर? अब आप बाहर आए, आपने भी बहुत से बात की होगी, देखिए आपने खुद भी ऑब्जर्व किया। एक्चुअली क्या होता है विनर के अंदर ऑलराउंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ओके। तो मुनव्वर के अंदर वो सारी खूबियां थी। एक हम्म। सेकंड प्लीज। हाँ हाँ। इतनी सॉरी प्लीज म्यूट कीजिए। इतनी जोर से दरवाजा मत खड़काया करो और बाद में लेना, अभी तारीख नहीं हुई है। माफ कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, हम यहाँ पे थे कि पायल की ऐसी मुनव्वर की ऐसी कौन सी पायल चीज? की मैं बता चुका हूँ, मुनव्वर की चीजें हैं। हाँ हाँ। मुनव्वर एक कंप्लीट पर्सनैलिटी थे, ओके। जो कि विनर के लिए सबसे खास खूबी वही चाहिए होती है कि आप पायल का था कि भाई वो सिर्फ बोलती ही रहती थी, लेकिन हम्म। मुनव्वर थे यहाँ से भी खेलते थे, अच्छा। यहाँ से भी खेलते थे, जबान से भी खेलते थे, पीछे भी खेलते थे और आगे भी खेलते थे। ठीक है, हम्म। और बाकी उनकी फैन फॉलोइंग और सारी चीजें वो तो जबरदस्त थी ही। हम्म। और शो के एक तरह से कहें कि सबसे रिलीविंग पार्ट जो होता है ना, कॉमेडिक पार्ट और सबसे ज्यादा रिलीफ देने वाला पार्ट, वो मुनव्वर थे। हम्म। ओके। वो हालांकि आपको उन्होंने लगता कई है? बार उधर इस तरह से रिएक्ट भी किया कि भाई ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, हाँ हाँ। जो भी था। लेकिन वो हमेशा जो है मूवमेंट्स को, सिचुएशंस को इस तरह से हल्का कर दिया करते थे कि लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो उनके अंदर ये बहुत सारी खूबियां थी। बहुत इसी पॉजिटिव, वजह से मतलब दोस्त बना लिए थे उन्होंने बहुत, मैंने इसी देखा। वजह से वो हाँ जी, इसी वजह से वो विनर बने। नरेश जी, हमें तो बहुत सारी चीजें एडिट करके भी शायद मैं ये सोचती हूँ कि दिखाई भी गई। मैं मुनव्वर अंजलि पे आपसे पूछना चाहूंगी, हम्म आपको क्या देखिए लगा? अब वो कितनी एडिटिंग करते थे या कितनी नहीं, क्योंकि मैं भी पूरा लाइव नहीं देख पाया क्योंकि नहीं हमको नहीं, वहीं आप तो रहना जब पड़ता वहां था। रहते थे तब आपने जो ऑब्जर्व अभी जो किया, मैं आपका हाँ नजरिया। जी, और मैं अक्सर टास्क के दौरान ही अंदर जाया करता था, बाकी और हम्म। खबरें उड़ती हुई आती थी। तो मैं बताता हूँ कि मुनव्वर और अंजलि बहुत अच्छे दोस्त थे शुरू से ही। हम्म। शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका इंटरेक्शन धोखे में डालने वाला था। अब उसके अंदर कितनी सच्चाई थी और कितनी सच्चाई नहीं थी, ये तो वही लोग पर्सनली आपको बता पाएंगे, क्योंकि सच में
जिस तरह से रिलेशनशिप को लिया गया या कहा गया कि प्यार है और इस तरह से है, तो मेरा एक मानना है कि प्यार एक ऐसा रिलेशनशिप है कि वो तो जिसके अंदर है वही ज्यादा बता सकता है, बाकी सब लोग तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हम्म। लेकिन आपने जो ऑब्जर्व किया, अगर आप वहां होते तो आपको, हैं। मैंने कहा आपकी ना धोखे में ऑब्जर्वेशन डालने क्या वाली थी? थी। हाँ, वही मैंने मैंने कहा ना वही धोखे लाइन में डालने पकड़ी थी वाली है, थी। हाँ, तो हम भी धोखे में धोखे में डालने आ वाली जाते थी। थे। आ जाते थे ना। हम भी धोखे में आ जाते थे। हाँ जी, हम्म। हमें लगता था शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। मतलब वो तो अच्छे अच्छे एक्टर निकले फिर। हाँ, वाकई में। हम्म। किसी के एविक्शन से आपको दुख हुआ कि आप वहां खड़े हैं और आपको, आपकी भी आंखें नम हो रही है और आपको अपने आप को रोकना पड़ा हो? करणवीर के, और सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि उनका एविक्शन फर्स्ट वाला मैंने ही किया। ओह। तो मेरे फेवरेट बंदे का एविक्शन मेरे ही हाथों हुआ था। तो आपको तब आंसू रोकना मुश्किल हो गया होगा। दुख बहुत हुआ था, लेकिन आंखें तो हम आंखों में पानी ला भी नहीं सकते थे, जैसे कि हंसी नहीं ला सकते मुनव्वर भाई के जोक्स पे, ऐसे आंखों में पानी भी नहीं ला सकते थे, तो हमें तो सारी चीजें कंट्रोल करनी ही पड़ती थी। हम्म। हाँ, उसका दुख हुआ था। और एक चीज और, अगर उस टाइम पे मुनव्वर भाई या इनमें से शिवम में से कोई और, इन तीनों में से भी, इन दोनों में से भी कोई और आउट होता तो वाकई में बहुत दुख होता, क्योंकि ये तीनों मेरे पर्सनल फेवरेट हुआ करते थे। मैंने कहा भाई ये है। हम्म। जाहिर सी बात है, मैं वही कह रही हूँ कि एज एन ऑडियंस हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार। तो जब आप वहां लाइव खड़े हैं, तो उस समय इमोशंस कंट्रोल करना, तो कई बार मैं यही सोचती हूँ कितना मुश्किल और टफ जॉब है ये भी। मतलब आप बुत बन के कैसे रह सकते हैं? अटैचमेंट है, सब कुछ तो है। मैं बाहर निकला और मैंने बाहर निकलते ही, जैसे ही करणवीर भाई को इविक्ट किया था, मैं बाहर निकला और मैंने बाहर निकलते ही अपने जो मेरे साथ गए थे गार्ड, उनको बोला यार इसी बंदे को मैं पसंद करता था और इसी को मुझे निकालना था। जिशान का जाना आपको कैसा लगा था? आजमा जिशान में 24 घंटे सब चलता रहा। देखिए, जीशान का आना और जीशान का जाना, वो दोनों मेरे लिए एक ही जैसा था। ओके। ओके था, क्योंकि मेरे फेवरेट नहीं थे तो मुझे इतना फर्क पड़ा भी नहीं। वो आए, हालांकि उन्होंने एंटरटेन बहुत किया, सारी चीजें की और जुझारू प्रतियोगी रहे, हाँ। लेकिन मेरा अटैचमेंट नहीं। ओके। करण तेजस्वी, जेलर जब आता था तो व्यूज एकदम बढ़ जाते थे, कंगना जजमेंट डे पर, उनके बारे में जाहिर सी आपकी क्या बात है, थॉट्स है? जाहिर सी बात है, करण और तेजस्वी दोनों के दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है। तो अगर वो दोनों आएंगे तो व्यूज बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी, शो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो वो तो जायज सी बात है। वो दोनों आते थे, यूनिट में एक हंगामा सा हुआ रहता था, चारों तरफ एक खुशी भी रहती थी, एक टेंशन भी रहती थी, क्योंकि बड़ा आर्टिस्ट आता है तो थोड़ी टेंशन भी रहती है हाँ हाँ। कि सारा काम सही से होना चाहिए और एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी में सब कुछ निपटाना है, तो भाग दौड़ ज्यादा रहती थी, हलचल बहुत ज्यादा रहती थी। और जिस दिन कंगना जी आती थी, उस दिन तो बस पूछिए ही मत। उस दिन तो हर कोई एड़ियों पे रहता था। हम्म। हाँ, हालांकि कंगना जी बहुत कूल थी, जितनी भी अच्छा। बार आई एकदम शांति से सारा काम निपटाया। मैंने उनको देखा, दूर से देखा, हालांकि इंटरेक्शन कभी नहीं, लेकिन जितना भी देखा उससे वो बहुत कूल पर्सन है। उनकी टीम हम्म। से मेरी दोस्ती हो गई थी, उनसे भी मैंने पूछताछ की थी, भाई सेलिब्रिटी इस तरह से हो जाते हैं, जब एक्टर बड़ा हो जाता है तो कुछ इस तरह का होता है कुछ, तो बोले नहीं, वो कभी कभार कुछ अगर ज्यादा ही परेशानी वाली बात हो जाए तो, वरना बहुत कूल पर्सन। अच्छा। करण और के साथ कभी इंटरेक्शन हुआ, करण तेजा? करण भाई के साथ मेरा इंटरेक्शन, जो करण कुंद्रा थे उनके साथ इंटरेक्शन सिर्फ 2-3 बार स्माइल एक्सचेंज हुई, क्योंकि जब वो आते थे मुझे आउट कर दिया जाता था, हाँ। वो इन हो जाते थे। और हम्म। वो जब बाहर निकलते थे तो वो सीधा स्क्रिप्ट याद करते थे और वही शो के हेड के साथ अपना वैनिटी में जाके वो चीजें डिस्कस होती थी, तो उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। हम्म। मुनव्वर आपको लगता है कि मास्टरमाइंड था? देखो, जो मुनव्वर तो शो में सब कुछ था, अच्छा। क्योंकि जब शो शुरू हुआ था, पहले ही दिन से मैंने जब एमएक्स प्लेयर पर लाइव देखना शुरू किया था, जितना भी टाइम मिलता था उसमें जब हम लाइव देखा करते थे, तो जी मुनव्वर के नाम से तो ऐसा समझिए कि शुरुआत ही वहां से कम 70-75% सिर्फ मुनव्वर के लिए ही कमेंट्स हुआ करते। हाँ हाँ, लाइव पे। यस। तो जी
तो अगर इस नजर से देखें तो मुनव्वर तो फिर शो के सब कुछ थे। हम्म। लेकिन घर के अंदर भी आपको लगता है कमेंट्स में ना जाए, सबसे ज्यादा एफर्ट काम, हालांकि उनको कामचोर का टैग ही दिया गया था और पायल नहीं दिया हुआ था, और लाइव में भी हम देखते थे कि वो बीमार ही रहते थे। अच्छा, तो इस चीज पे अगर आप बोलेंगे तो मैं एक चीज कहूंगा कि एक चीज होती है, देखिए, एक होता है मैनेजर या फोरमैन और एक होता है मजदूर। तो जिसका दिमाग रहता है वो बैठ के ही करता है सब कुछ, बाकी मजदूर लोग लगे रहते हैं। तो ये चीज इस तरह की आप बोल सकते हैं, चाहे वो काम करते थे नहीं, लेकिन वो यहाँ से अपना सारा काम निकलवा लेते थे सब हो जाता था काम उनका, और इसी वजह से वो जीते भी। इसी क्योंकि वजह से आखिरकार मास्टरमाइंड। सबसे बड़ी चीज दिमाग होता है, इसीलिए मास्टरमाइंड, आखिरकार हम्म। सबसे बड़ी चीज दिमाग होता हम्म। तो फिनाले के बाद आपकी किसी से बात हुई, मुलाकात हुई? है। फिनाले के बाद करणवीर भाई से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, और उन्होंने काफी प्रेज भी किया था सारी चीजें, और बोल रहे थे कि नरेश में बोला करता था ना कि मुलाकात करनी है तुमसे, और बोले कि क्या बात है, क्या बात, हम्म। सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज भी अच्छी है, और उन्होंने दुआ भी की थी कि भाई आगे बढ़ो। दूसरे थे मुनव्वर। मुनव्वर भाई से मिलने का मौका मिला, दोनों 2 बार मिला, दोनों बार गले लगे और इतनी जल्दबाजी में निकल गए क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग। दो हम्म। बार गले मिले हम लोग, लेकिन फिर वो बहुत जल्दबाजी में निकल गए, यूं बोल के मिलता हूँ और सारी चीजें बोल के निकल गए जल्दी। फिर एक तीसरी थी पूनम। पूनम के साथ भी अच्छी मुलाकात हुई, एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली। और जब उन्होंने मुझे देखा, मैंने एक्चुअली पीछे से जाके उनको आवाज दी थी, पूनम, ओह। और वो एकदम से आंखें खोल के ऐसे मुड़ी यूं करके पीछे और गए, ओ माय गॉड, शी वाज लाइक दिस। हम्म। तो उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने फोटो वगैरह निकाले, वीडियो भी बनाया इवन, अच्छा। और G7 को स्पेशल कमेंट भी किया यूं हम्म। करके। तो उनके साथ ये 3 लोगों के साथ हाँ। मीटिंग हुई थी, हम्म। नरेश करणवीर, जी, मुनव्वर और पायल। हाँ, पूनम, सॉरी। एक एक्टर के लिए क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं हमें लगता है कि अगला प्रोजेक्ट एक एक्टर के लास्ट काम से ही उसको अपना अगला काम मिलता हाँ जी, बिल्कुल। है ना? तो अब आपको क्या लगता है, शो खत्म हो गया, किस तरीके का रिस्पांस आपको प्रोफेशनली मिल रहा है, और क्या वाकई में डिमांड है अब? कल भी सेम क्वेश्चन सेकंड इंटरव्यू में मुझसे किया गया था। तो कल मेरा जो जवाब था वो ये था कि अभी तो खत्म हुआ है ओके। और अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमारी बात हो रही यस। थी कि मैं वेब सीरीज की एक मीटिंग करके आया हूँ, जिस वजह और से मैं मैं लेट बहुत हुआ। खुश थी ये बात सुनकर कि वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं वेब सीरीज के लिए एक मीटिंग करके आया था जिसमें कि पैरेलल लीड के लिए बात है, बाकी सब भगवान के हाथ में है, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो शायद होगा। तो कल तक वो जवाब था और आज से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। गुड गुड गुड। और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली का रिएक्शन, देखो, जब मैं गार्ड बन के गया था ना, तब मैंने कसम से किसी को नहीं बताया था कि मैं गार्ड बन के अच्छा, जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का काम मैंने कभी नहीं किया था जिंदगी में, आप और भी मुझे ये श्योर नहीं करना होगे ना, पड़ा था। क्योंकि कुछ है ही नहीं कि मतलब रेफरेंस के कुछ लिए भी कि नहीं क्या था, काम क्या कुछ है, भी नहीं मतलब था, कुछ भी नहीं था, वी वर लाइक आपने बड़ा एक्स्ट्राज। रिस्क लिया। वी वर लाइक एक्स्ट्राज, नहीं, रिस्क लेना पड़ा क्योंकि अ, हिना जी क्या है, 2 साल बहुत बुरे गुजरे थे सभी, सही कह रहे हैं आप। और पैसे सब खत्म हो गए थे, काम बिल्कुल भी नहीं था 2 साल में। तो मुझे लगा कि ये पहला काम आ रहा है। लोग कहते हैं ना कि अगर काम की शुरुआत होती है तो होने लगता है, तो मैंने कहा यार इसको शुरुआत मान के कर लो, हम्म। चाहे कुछ भी है, आंख बंद करके घुस जाओ, किसी को मत बताना, अपना पैसे लो और आ जाओ। हम्म। लेकिन वहां जाके भगवान की ऐसी कृपा रही, ऐसी मेहर रही कि किसी ने रिकमेंड कर दिया, भाई इसकी आवाज देखो जरा, और फिर मैं आवाज देने लगा। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा रहा। तो फैमिली को भी फिर बताया आपने? आवाज देने के बाद जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम आवाज दी, मैं पहला डायलॉग बोल के जब बाहर निकला तो मैंने सीधा फोन उठाया और अपने छोटे भाई को बताया, पिताजी को अच्छा। बताया। मैंने कहा जी शो देखिए, कंगना के साथ है और आवाज दे रहा हूँ मैं उसमें, जैसे बिग बॉस में आवाज आती है ना, ऐसे इसमें मेरी आवाज आएगी। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, है ना? तो नरे बहुत बहुत खुश हो गए थे पिताजी, तो तुरंत बोलने लगे, अरे नरेश, तेरा 10-12 साल का स्ट्रगल धीरे धीरे अब लाइन पे आ रहा है। मैंने कहा हाँ जी, हो सकता है ऐसा हो। हम्म।
तो चलिए नरेश जी, वाकई में आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सीजन 2 की भी शुरुआत की बातें आ रही हैं कि बहुत जल्दी सीजन 2 भी शुरू होगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हर साल करना पड़ेगा? इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हर साल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट था पर्टिकुलर टाइम के लिए, 2 महीने के लिए था। अभी अगर सेकंड सीजन आता है और उनको लगता है कि भी नरेश को दोबारा बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे, और बाकी दर्शकों की दुआएं रही, आप लोगों की दुआएं रही, मैं कुछ और चीज में ना उलझा हुआ रहा, सब कुछ सही सटीक बैठ गया तो पक्का मैं आऊंगा। थैंक यू नरेश जी, थैंक्स। और आखिर में अपने फैंस को G5 के अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट, हाँ नरेश जी, हाँ एक जी। मिनट। हाँ, तो आप अपने अंदाज में, G5 अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहूंगा, लॉकअप की ऑडियंस, आपने सच में मुझे बहुत प्यार दिया है, और अगर आप इसी तरह से प्यार देते रहे तो आपका G5 शूटर, या असली नाम नरेश चौधरी पुनिया, आपकी दुआओं से बहुत तरक्की करेगा, और ये भी दुआ करेगा कि आप सब लोग भी बहुत खुश रहे, आबाद रहें और अपने अपने काम में बहुत तरक्की करें। थैंक यू नरेश जी, एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू हिना जी, और आपको भी थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चैनल बहुत बड़ा बने एक दिन। थैंक यू, थैंक्स।